मैं हूँ शाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग स्पॉट शो NTN न्यूज़ TV पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर एक हम तबसरा करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मनासिक हज जारी है और आज हाज़मीन जो है वो मीना से वक़ूफ़ अरफा जाएंगे और दोनों नमाज़ें ज़ोहर और असर की दोनों नमाज़ें यहाँ अदा की जाएंगी। उसके बाद मगरिब के बाद जो है मुज़दलिफ़ा जो है वो हाजी रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर मगरिब और इशा की नमाज जो है वहाँ पर वो मुश्तरका अदा करेंगे। और वज़ारत सऊदी हज व उम्रा ने ख़ास तौर पर हाजियों को ये ताकीद की है कि वो अरफात के मैदान में जो है वो खेमों से बाहर ना निकले। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वो अपने खेमों में रहें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो उनको जो खुतबा हज है वो वीडियो लिंक या ऑडियो के ज़रिए जो है उनको दिखाया या सुनाया जाएगा। तो तमाम हाज़मीन हज जो है वो अपना ख्याल रखें अगर हमें वो सुन रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो जबल रहमत पे भी जो है वो हाजियों को चढ़ने से मना किया गया है। और थोड़ी सी आलमी ख़बरों पे नज़र दौड़ाते हैं तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि चीन के दौरे पर हैं और 15 जो है वो माहिदों पर जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो दस्तखत किए हैं, जिसमें ज़री, टेक्नोलॉजी, IT और AI और बहुत सारे मुआहदे हुए हैं, जो कि आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो एक ये अच्छी न्यूज़ है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे एक अपना बयान जारी किया है कि अफसुदा यूरेनियम जो है वो ईरान अमेरिका के हवाले करे ताकि उसको तल्फ़ किया जा सके, या फिर कोई ऐसा मुकाम ढूंढा जाए जहाँ पर सब एग्री हो और इसको यूरेनियम को जो है वो ख़त्म किया जाए। इसके अलावा ईरान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि आबनाए हुर्मुज़ को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इस पे जो एक आलमी मतलब रूल्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ पर फुल कंट्रोल जो है वो ईरान का ही होना चाहिए, और ये भी एक शराइत जो है ईरान ने रखी है। लेकिन पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, अब पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक भी जुड़ रहे हैं। चीन है, UAE है, कतर है, सऊदीया है, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को सालिसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की तारीफ़ की है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस जंग का ख़ात्मा होगा और जो एनर्जी क्राइसिस है ये भी बहुत जल्द ख़त्म होंगे और गुर्बत जो है वो नीचे आएगी, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान से गुर्बत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। हम चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट पर, और आज के जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उन्होंने अपना नाम तो रोशन किया, मेहनत की, लेकिन ये फ़ख्र पाकिस्तान है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने मतलब अपनी ज़ात से बढ़कर इतनी मतलब एसोसिएशन के साथ वो काम कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। इतना वक्त निकालना मैं ये समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र है। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मैं बिला देर किए हुए ताख़ीर से मैं आपका तारुफ़ कराना चाहूँगा जनाब जस्टिस ऑफ पीस, चीफ़ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, जनाब मुराद सोनी साहब। सर मैं आपको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं नासिर पटेल साहब, जो कि एक मेमन कम्युनिटी के फाल रुकन हैं, मुमताज़ कारोबारी शख्सियत है और माशाल्लाह सोशल अगर इनका नेटवर्क हम देखें तो इतनी ज़्यादा एसोसिएशन के साथ ये काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इतना वक्त निकालना, लोग अपने लिए तो काम करते हैं, अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वो यकीनन काबिल फ़ख्र होते हैं और उनको जितनी भी इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाए उतना ही कम है। तो नासिर पटेल साहब जो हैं वो पटेल कम्युनिटीज़ के CEO भी हैं और कराची ग्रोसरी मार्केट के भी अहम रुकन हैं। मेमन जितनी भी एसोसिएशन उनमें बहुत ज़्यादा एसोसिएशन में इन्होंने जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वहाँ पर भी अपना ये वक्त दे रहे हैं। तो अपनी ज़ात से, अपनी कंपनी से ज़्यादा ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो नासिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाह मोहम्मद। थैंक यू।
तो जहाँ बात हम बिज़नेस की करते हैं और जहाँ हम बात सोशल वर्क की करते हैं और वहाँ रूह को सुकून देने के लिए ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लाजमी होता है। तो इसीलिए हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है मशहूर और मारूफ नात ख्वां महमूद रशीद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक हमारा और सेगमेंट है टैलेंट सेगमेंट, जिसमें हम कहते हैं कि आप बोलोगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा। तो उस सेगमेंट के आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो माशाल्लाह यंग हैं और अभी इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। ये यकीनन इनमें इतनी काबिलियत है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे यूथ में इतना ज़्यादा टैलेंट है, उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इसी सेगमेंट के जो हमारे आज के गेस्ट हैं हसाम साबरी, जो कि नात ख्वां हैं, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। तो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नासिर साहब, क्योंकि ज़िल हज का महीना है और आज हज है, तो आपने माशाल्लाह हज किया हुआ है, तो वो रूह परवर मनाजिर जब आप एक नियत करते हैं, हज पे जाते हैं, जब कराची से घर से निकलते हैं, तो हज तक के जो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप वो तफसीलन हमें बताएं कि उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह मोहम्मद, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें NTN प्रोग्राम में दावत दी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फरमाए, आमीन। आज सबसे बड़ा दिन है 9 ज़िल हज। मना से अरफात हाजी रवां दवा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 2002 में एक हज किया था और एक 2011 में हज किया। 2002 में जो हज किया वो मैंने अपने वालिद और वालदा के साथ किया। उनके लिए वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको एक आज़म काट ग्रुप के साथ एक हज किया हमने। तो वहाँ हमारे ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मरहूम अनीस मजीद साहब भी हमारे साथ थे और वो 21-22 लोगों के कोस्टर में हमने एक, जिसको VIP हज कहते हैं ना, वो हज किया हमने माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो हमने हज करने के बाद हमारी बेगम हमें बोलती थी कि हमें एक मेहनत वाला हज करना है, जिसमें थोड़ी मेहनत हो, VIP ना हो, मुशक्क़त, मतलब हाँ, तो उसमें वो करना है। तो उसके लिए हम इंतज़ार करते रहे। एक बार हमारी मार्केट के लोग हज पे जा रहे थे आखिरी दिनों में, जो एक पैकेज होता है 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, तो उसमें उन्होंने एक गैदरिंग की, बोला कि हमने एक ग्रुप बनाया है हज के लिए, तो आपको जाना है। मैंने कहा बिल्कुल जाना है। आप कितने लोग हैं? बोला हम टोटल 40-41 लोगों की एक टीम है, तो आप अपना पासपोर्ट जमा करा दें। मैंने अपनी बेगम का, अपना और अपनी बेटी का जमा करा दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ 11 लोगों का हुआ, उसमें मैं भी रह गया जो चेयरमैन था। तो मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम हज के लिए रवाना हुए। मैं और वाइफ और बेटी जहाज़ में बैठे। वो बिल्कुल समझेंगे ऐसा हज था कि सिर्फ वीज़ा और टिकट हमने लिया था, बाकी कुछ भी ना, हमें पता भी नहीं था कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है और किस तरह रहना है। और पैसे भी बहुत थोड़े बहुत ही थे हमारे पास। 2011 में, 2002 में VIP किया, 2011 में मुशक्क़त वाला हज किया। जहाज़ में बैठे हमें मिले हबीब हत्तारी साहब, वहाँ मुलाकात भी हमारी। बोला अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रिहाइश रखी है आपने? मैंने कहा अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वहाँ जाके हम देखेंगे, उतरेंगे, उम्रा अदा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि वो तो बड़ा मुश्किल काम है, आपको होटल मिलना, ये सारी चीज़ें। हमने कहा कि देखते हैं। बोला माशाल्लाह बहुत अच्छा यकीन है आपको, आप ऐसा कीजिए कि मैं आपको एक चाबी देता हूँ हमारे वहाँ एक मदरसे की, वो आप रख लें। मैंने कहा नहीं, अब हम देखते हैं। फिर मैंने बोला आप रख लें, आपको इस्तेमाल ना भी करना हो तो आप वापस कर देना चाबी। मैंने कहा चलें ठीक है। बेगम ने कहा रख लें, जब कह रहे हैं तो रख लें आप। सही है। फिर हम वहाँ पे माशाल्लाह उतरे। हज के 3 अक़साम हैं, एक हज किरान, एक हज तमत्ता, एक है हज इफरादी।
तो हमने वहाँ नीयत की, सबसे बड़ा हज किरान है, जो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िंदगी में एक बार हज किया, और ये सबसे बड़ा हज होता है, बड़ा हार्ड हज होता है। उसकी नीयत हमें हज किरान की जो हम करते हैं, उसका मतलब ये है कि आपने उम्रा और हज की एक साथ नीयत करनी है। हमने हबीब भाई ने हमें कहा हज किरान की हम नियत करते हैं, और वहाँ हम पहुँच के उम्रा करते हैं। उम्रा करने के बाद आपका एहराम नहीं हमने उतारना है। अगर हम 3-4 ज़िलहज को पहुँचे हैं, हमने उम्रा कर लिया, तो एहराम हमारा नहीं उतरेगा, और हमने सारी हम पाबंदियों में हैं, उसका फिर गुनाह भी बहुत बड़ा है, क्योंकि एहराम के तो अपने बिल्कुल इसी तरह है। फिर इसी तरीके से फिर हमने 8 ज़िलहज को हज की नियत करके हम लोग रवाना हो गए। अजीज़िया से फिर हम मिना की तरफ रवाना हुए। मिना में फजर के बाद हम रवाना हुए, तो मिना में हमें 5 नमाज़ें अदा करनी है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर फजर, अगले दिन की फजर पढ़ के हमें रवाना होना है अरफात के मैदान में। अच्छा, मैं थोड़ा आगे निकल गया। वो हम जब उम्रा करने के लिए गए जहाज़ से उतर के, जी, तो उम्रा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, और जाते हुए भी हमने कुछ लोगों से पूछा होटल है नहीं है, तो फुल पैसे भी आसमानों पे। फिर जब वापसी हम निकले उम्रा करके अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने पूछा होटल, हमें नहीं मिला। फिर आखिर हम, बेगम बोलती है वो चाबी आपको मिली है ना, वो अब वही आप निकालें वहीं चलते हैं। वो देखे काम आई आपको, वो चाबी हमें काम आ गई उसी तरीके से। और फिर हम मुज़दलिफ़ा से हम अरफात की तरफ रवाना हुए 5 नमाज़ें अदा करके। वहाँ ज़ोहर के बाद खुतबा और दुआएं बड़ी अफजल हैं, और दुआएं कबूल होती हैं। कबूलियत वहाँ तो जगह जगह जहाँ भी आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा, वो तो जगह ही माशाल्लाह ऐसी है। ज़ोहर और असर की नमाज हमें अरफात के मैदान में अदा करनी है, और मगरिब तक आपको अरफात में रहना बिल्कुल। मगरिब के बाद आपने मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना है, और वहाँ पे मगरिब और इशा की एक साथ नमाज अदा करनी है। बिल्कुल। अज़ान के बाद आपने मगरिब की और इशा की फ़र्ज़ पहले पढ़नी है, फिर इशा की फ़र्ज़ पढ़नी है, फिर सुन्नत मगरिब की पढ़नी है, और फिर इशा की अदा करनी है आपने। और फिर मुज़दलिफ़ा में इतनी बड़ी रात है कि उसको तो कहते हैं कि लैलतुल क़द्र से भी बढ़ के वो रात है। मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे आपने वहाँ रहना है, बिल्कुल। दुआएं करनी है, आपने कंकरियाँ जमा करनी है रमी के लिए, 49 कंकरियाँ आपने जमा करनी है। आप थोड़ी सी ज़्यादा भी रख लें, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा गिर जाती हैं, किसी को लग जाती हैं, तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख लें तो ज़्यादा मुनासिब है। मुज़दलिफ़ा में आपने रात गुजार के फिर आपने फजर के बाद एक तो कुर्बानी आपने करनी है। तो पहले तो वो फ़ोन पे आपको बता देते थे कफ़ील कि आपकी हो गई है कुर्बानी। फिर इसके बाद मुझे ये शौक़ था कि उन दिनों 2011 में मुझे ये शौक़ था कि मैं खुद जाके कुर्बानी करूं। मैंने अपनी बेटी को कहा चलो चलते हैं, वो छोटी सी थी, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 6-7 साल होगी, 8 साल होगी। हम गए कुर्बानी करने के लिए स्लोटर हाउस। वहाँ पे इतना पैदल चलते चलते थक गए। बेटी तो मेरी थक गई। बेटी ने मुझे कहा कि मैं यहाँ रुक जाती हूँ। मैंने कहा इतना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मैंने उसको एक जगह बताई, तो मैंने उसको कहा कि तुम यहाँ, जब तक मैं नहीं आऊँ यहाँ से हिलना नहीं है। सही है। मैं गया स्लोटर हाउस, मुझे किसी 1-2 लोगों के दोस्तों के फ़ोन भी आए कि आप वहाँ जा रहे हो तो हमारी भी कुर्बानी कर देना, आप कर देना। वापसी आया तो मुझे ऐसा था कि पता नहीं वो बेटी होगी कि नहीं होगी। वहाँ पे उस जगह पे इतना रश होता है, उस वक्त कोई इंतज़ाम भी नहीं था। डर के आया तो देखा तो वो अपनी जगह पे खड़ी है। अच्छा, माशाल्लाह। ये मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था एक। तो फिर इसके बाद बड़े शैतान को कंकरियाँ पहले दिन हमें मारनी है, 7 कंकरियाँ। और हमें ख्याल करना है कि हम जब कंकरियाँ मारते हैं तो हमारे आगे भी कुछ लोग होते हैं, तो बाद दफ़ा उनको भी लग जाती हैं, तो वो हमें एहतियात करना है हाजियों का
थोड़ा सा आगे जाके अब 7 कंकरियां हमने बड़े शैतान को मारने के बाद फिर हमने रवाना होना है मक्का ज़ियारा के लिए। फिर वहाँ पे हमने उम्रा करना है 7 चक्रों के। फिर उसके बाद जो 1-2 रकात नफिल होते हैं उम्रे के बाद, और फिर सही लाजिम है, सही करनी है। फिर इसी तरीके से हमने वापसी मुज़दलिफ़ा में आ जाना है। फिर दूसरे दिन उसके 11 ज़िलहज को तीनों शैतानों को हमने कंकरियाँ मारनी है, छोटा, बड़ा और छोटा, दरमियाना और बड़ा, सबको मारनी है। और हमने हाजियों का ख्याल करते हुए ताकि उनको ना तकलीफ़ हो कोई भी। इसी तरीके से 12 ज़िलहज को भी हमने इसी तरीके से तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी है। और इसी तरीके से हमारा हज मुकम्मल हुआ माशाल्लाह। और फिर कुछ लोग मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं, कुछ लोग मक्का मुकर्रमा चले जाते हैं, फिर वहाँ से अपने अपने घरों पे रवाना हो जाते हैं। माशाल्लाह बड़ा तफसील से नासिर भाई आपने बयान किया, क्योंकि हमारे नाज़रीन जो अब तक हज नहीं कर पाए हैं, और हमारी दुआ है इस मॉर्निंग स्पॉट शो के ज़रिए कि अल्लाह ताला आपको भी इसकी सादत नसीब फरमाए। और लोग सुनना चाहते हैं कि वो रूहानी कैफियत क्या होती है जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, किस वक्त कहाँ होते हैं। तो ये एक बड़ी सादत अल्लाह ताला फरमाता है, और हम दुआ गो हैं कि जिन्होंने अब तक नहीं किया अल्लाह उनको भी सादत नसीब फरमाए। आमीन। तो हम चलते हैं मुराद सोनी साहब की तरफ। सर माशाल्लाह आप बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अमन अमान और सोशल हमआहंगी का जितना बड़ा आप किरदार कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जस्टिस पीस की हम बात करते हैं, चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के आप रहनुमा हैं। तो सर आप बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आज भी हम देखते हैं न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि लोगों को भत्ते की पर्चियाँ भी मिल रही हैं, और बहुत सारे हमारे इश्यूज़ हैं, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, हमारे टैक्सेस के इशू हैं, और बहुत सारी बिज़नेस कम्युनिटी हम आगे चल के नासिर भाई से भी बात करेंगे। तो सर उसके लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आज हज का दिन है। जी सर बिल्कुल। अब जिस तरह आपने दुआ की, हमारी भी दुआ है कि जिन्होंने हज अदा नहीं किया अल्लाह ताला उसको तौफीक अता फरमाए, आमीन, कि वो हज अदा करे। और ये हमारा एक मज़हबी फरीज़ा भी है और हमें करना भी चाहिए। अल्लाह ताला सबको साथ दे कि वो हज अदा करे। देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ना वो एक फोकस्ड काम करती है। हमने जब एक कम्युनिटी पुलिसिंग की जब हमने बनाई ना जी, तो कराची के हमने 3 मेजर मसाइल देखे और उसी को हमने फोकस किया। हमने ये देखा कि हमारा शहर जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है, तो हमने एक लफ्ज़ डाला क्लीन। फिर दूसरा हमने सोचा कि ये हमारा शहर जो है वो सरसब्ज नहीं है, फिर हमने डाला ग्रीन। क्या बात है। फिर तीसरा हमने ये देखा कि हर तीसरा आदमी स्ट्रीट क्राइम से परेशान है। फिर हमने इसमें लफ्ज़ डाला महफूज कराची, मतलब क्लीन, साफ़ सुथरा, सरसब्ज और महफूज कराची, ये 3 चीज़ डाली हमने और उसी को हमने फोकस किया और हमने ACP की बुनियाद डाल दी। तो सबसे पहला हमने 4 साल पहले जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया वो क्या, नॉर्थ नाज़िमाबाद के 4 ब्लॉक से, जहाँ पे हमने 1000 दरख्त लगाए और 64 कैमरे लगाए माशाल्लाह के। और लेकिन हमने कैमरे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उस वक्त के 4 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो हाईटेक कैमरे, उस ज़माने के जो हाईटेक कैमरे थे 4 साल पहले, मैं इसलिए ज़माना बोलता हूँ कि डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। बिल्कुल डेली चेंज हो रही है। तो ये आप 1 साल के बाद हम देखते बोल रहे यार ये कैमरा हमने क्यों ले लिया यार, एक मिनट रुक जाते हैं। अब तो घंटों में चेंज हो रही है। तो घंटों में चेंज हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि वो हमने कैमरे डाले। एक उससे ये फ़र्क पड़ा कि विदिन ए मंथ जब हमने पुलिस की रिपोर्टिंग निकाली, अच्छा हमारे जितने भी कमांड कंट्रोल जो है ना इसके कैमरे के, उसका हमने ये बनाया कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर है, थाने के बाहर नहीं है। तो हमने उस वक्त के जो एडिशनल IG साहब थे गुलाम नबी मेमन साहब, उनके साथ एक MOU साइन किया कि हम कमांड कंट्रोल बनाएंगे, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने काम करना है। और लेकिन हमें रूम चाहिए थाने के अंदर, देखने का काम पुलिस का, पकड़ने का काम पुलिस का। तो उन्हीं तक अगर वो रसाई हो इमीडिएट तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं इसकी देखिए मैंने आपसे कहा ना कि देखिए हमारे पास तो इस सोशल लाइफ का तो वैसे तजर्बा 35 साल का कराची शहर का तजर्बा है। हर गली मोहल्ले में हर अच्छे बुरे आदमी को हम जानते हैं। हमारी क्राइम पे एक नज़र है, पिछले अभी से नहीं है, पिछले 35 साल से है।
ये स्ट्रीट क्राइम का तो एक प्रोग्राम आता था, फ़हीम सिद्दीकी करते थे, जियो FIR। जी। ये आज की पेशेंट को हमने तो आज से 18 साल पहले कर दी थी कि कराची में अब जो वबा चलेगी ना स्ट्रीट क्राइम की चलेगी, और ऐसा हुआ। और बहरहाल उसका हल भी निकलता है, वक्त के साथ साथ चीज़ें भी हो रही होती है। तो फिर हमने जब ये डाला तो उसमें हमारा 70% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ उस 4 ब्लॉक का, ब्लॉक C का 70% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ। अब पुलिस के लिए तो एक सहूलत मिल गई कि अगर कैमरे की आँख देख रही है, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि दुबई और कराची में एक फ़र्क है बुनियादी। दुबई के अंदर सिर्फ आपको ये डर होता है कि मैं कुछ करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, तो पकड़ने का जो आला है वो कैमरा है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ कि कैमरा एक वो वाही चीज़ है कि जो आपसे डिनाई नहीं कर सकते, प्रूफ के साथ है ना। मतलब इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई कि मैं नहीं हूँ, ये वो कोई और बंदा था। तो और शक भी है, शक शुबे की से भी बलतर होता है। तो इसीलिए फिर हमने जब ये कैमरे डाला तो 80% के 70 के करीब परसेंटेज जब कम हुआ, तो फिर पुलिस के लिए भी एक आइडियल था कि यार ये तो कैमरा देख रहा हम, तो हमें तो इन्फॉर्मर बता देता कि भाई ये तो फला लगा है, ये तो फला लगा है। तो बहरहाल फिर हमारे दफ्तर जो है ना, फिर वो दिन ब दिन हमारे दफातर बनते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 हमारे जो सेंटर्स हैं जो कराची शहर में काम कर रहे हैं। इसके अंदर नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, अजीज़ाबाद है, DHA में हमारे डिफेंस के गिजी है, प्रीडी है, कोरंगी है, मतलब 18 हमारे पास सेंटर बने हुए। और ये सारे थानों में आपने लगाए? सब के सब थानों के अंदर हैं, और हर थाने की अपनी एक टीम है। और इसमें जो दूसरी बात ये है कि खिदमत जो है ना, खिदमत का एक बेसिक उसूल ये होता है कि इसमें रंग नस्ल ज़ात बरादरी नहीं होती है, वो प्योरली खिदमत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। उसी को बुनियाद बनाया। कोई डोर डोर हमारा कलेक्शन नहीं है। हमारे जहाँ हम सेंटर बनाते हैं उसमें एक किराएदार भी रहता है, एक 50-60 लाख रुपए वाला फ्लैट वाला भी रहता है, और एक 20-25 करोड़ के घर वाले भी रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंजॉय तीनों काम जो सब करते हैं, लेकिन पैसे हम किसी से नहीं लेते हैं। क्या बात ये तफरीक नहीं होनी चाहिए ना कि भाई यार पैसे वाला इसलिए 2 गार्ड लगे हुए हैं। हमने कैमरे का नेटवर्क इतना भी अच्छा रखा हुआ है कि जिस उस एरिया के अंदर जहाँ हम कैमरे लगाते हैं तो वहाँ क्रिमिनल सोचता है कि यार मैं क्राइम करूँगा तो ये मैं पकड़ा जाऊँगा। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि हमने जो ना टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं छोड़ा। हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो CP के, अगर आप किसी को पूछेंगे ना कि CP के कैमरे, बोलते हैं यार इनके कैमरे का मुकाबला फिलहाल तो किसी का नहीं है। अच्छा। फिर देखिए ना, हमारे पास ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा जो ANPR कैमरा है वो 30 सेकंड में बता देता है कि गाड़ी चोरी हुई कि नहीं, 30 सेकंड में। क्या बात है। तो वो 1-2 कैमरे लगे हुए नहीं है, कराची में 50 कैमरे लगे हुए हैं, और 100 का हमारा टारगेट है। तो जिस तरह नासिर भाई भी जो है हमारे, ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं माशाल्लाह, और इन्होंने इसी चीज़ों को देखते हुए ज्वाइन किया है। जिस तरह ये बता रहे थे कि हम थानों के अंदर होते हैं, हमारे जो वहीं के रहने वाले, मैंने कहा ना कि देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। शायद हो सकता है कि मैं 4 अल्फाज में बात नहीं कर सकूँ, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि अजीज़ाबाद का रहने वाला ही उसका मेंबर है, नाज़माबाद का रहने वाला ही उसका मेंबर है, डिफेंस थाने का रहने वाला उसका मेंबर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं गुलशन में रहता हूँ और मैं बादराबाद में अपना काम कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हम काम नहीं करते हैं। जहाँ का रहने वाला है, हमारा जो मैसेज है बड़ा क्लियर है। हम बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे, अच्छा रहे, तो आपने इस शहर की ओनरशिप लेनी है। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी अगर है। आप शेयर की देखिए ना, आज तक जो हम जितने भी मैंने कहा ना कि मेरा 35 साल का तो कराची शहर का तजर्बा है, लेकिन सोशल वर्क करते हैं मुझे 50 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। तो हमने ये देखा है कि अगर ये शहर थोड़ा बहुत जो बर्बाद जो हुआ है ना, इसकी वजूहत बहुत सारी आप गिन सकते हैं, लेकिन जो सबसे बुनियादी वजह है कि कभी भी कराची के शहरियों ने इस शहर को ओन ही नहीं किया है। देखिए, हुकूमत जो भी है, जैसी भी है, काम करती है नहीं करती है, वो अपनी जगह अपने उसको आप छोड़ दें। सियासी बात ही में हम नहीं करते हैं, हम तो सीधी बात करते हैं कि क्या हमने अपना काम पूरा किया। अभी कैसे पॉसिबल है कि मैं टिश्यू पेपर जो है ना मुंह पोंछूँ और शीशे का दरवाज़ा खोलूँ, गाड़ी से टिश्यू पेपर फेंक दूँ। हम इसीलिए कहते हैं कि आप एक काम करें, हम जो ऑनरशिप की जो बातें करते हैं उसमें हम 3 चीज़ समझाते हैं लोगों को। आप ये काम करें कि मोहल्ले का नहीं, घर का बाहर का हिस्सा साफ़ कर लें, तो मोहल्ला साफ़ हो जाएगा। तो मोहल्ला साफ़ होगा तो शहर साफ़ हो जाएगा। अब आप बोलते नहीं यार मैं तो घर के अंदर कचरा निकालूं और उठा के बाहर फेंक दूं गली में, ठीक है, फिर आप बोलते हैं यार शहर साफ़ नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ना। इसी तरीके से हम कहते हैं कि आप अपने घर के पास दरख्त लगाएं।
दरख्त नहीं है, दरख्त तो हमने ओपन ऑफर दी हुई है कि जितने चाहे दरख्त हम देने के लिए तैयार हैं, वो भी 5-6 फीट के दरख्त। आप खाली पानी दें, उसकी देखभाल करें। अच्छा, आप ये कहते हैं कि ना मैं पानी दूं और ना मैं देखभाल करूं, फिर आप कहते हैं कि शहर मेरा है। हम कहते हैं कि भाई 40-50 घर मिल के 2 कैमरे लगा दें, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो 50,000 के 2 कैमरे आते हैं, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 50 घर हिस्से में क्या 1,000 रुपये भी आया। बिल्कुल ऐसे आप बोलते नहीं मैं कैमरे भी नहीं लगाऊं, तो फिर आप ये मत कहें कि शहर मेरा है। फिर आप मेहमान हैं, ये शहर आपका नहीं है। अगर आपका शहर है तो आपको इतनी बुनियादी चीज़ें करनी होगी जिससे ना सियासत का ताल्लुक है, ना किसी का लेना देना है, ना कुछ भी नहीं है। ये तो एक बुनियादी फ़र्ज़ है जो आपने करना है, और हम सबकी जिम्मेदारी है और ये। ये कॉन्सेप्ट जो है ना CPK का है कि आप साफ रखें शहर को, हरा भरा कर देखें ना। अनलिमिटेड हमने इस साल 50 अर्बन फॉरेस्ट लगाए, 1 लाख दरख्त लगा चुके हैं। अभी 50 अर्बन फॉरेस्ट लगा रहे हैं, माशाल्लाह। इसमें 15 लगा चुके हैं, 35 अभी हम इसी इंशाल्लाह अगस्त तक लगा देंगे। तो हम तो दरख्त भी फ्री दे रहे हैं आपको, आप वो लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए लेने के तैयार नहीं कि हम तो बोलते हैं भाई देख ऊपर अल्लाह नीचे तू, देखभाल करेगा तो दरख्त ले जा, फ्री में लेके जा मेरे से। जिम्मेदारी ऑन करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी देखिए ना, जिम्मेदारी जब तक आप ऑन नहीं करेंगे सर, कोई फायदा आप, नहीं है। नहीं तो भाई आप शहर को आप छोड़ दें कि ये शहर कैसा रहेगा। फिर आप देखिए ना, आप कल भी लूट रहे थे, आज भी लूट रहे हो, कल भी लूटते रहोगे। ये आपको हुकूमत से बालातर हो गए। देखिए ना, हमने तो एक सिस्टम कैसा बनाया है कि आपका कैमरा जो है वो थाने में पुलिस देख रही है। अब देखिए दलाइल तो आप फिर बोले पुलिस कौन सी अच्छी है। भाई पुलिस इसलिए अच्छी नहीं है कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज मुझे बताइए ना, आज जिस थानों की मैं बातें कर रहा हूँ, वहाँ की रहने वाली कम्युनिटीज़ के जो 18-20 मेंबर हैं उसके, जो कैमरे की मेंटेनेंस देखते हैं, कैमरे को चेक करते हैं कि कैमरा कोई ख़राब तो नहीं हो गया, कोई मसला तो नहीं हो गया, और पुलिस इसको देख रही होती है। तो ये एक हमने तजर्बा किया जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और उसको और फिर जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रियाँ हैं उन्होंने भी विज़िट किया, कितने गैर मुल्की सफ़ीर थे उन्होंने हमारे सेंटर्स को विज़िट किया। एक आइडियल विज़िट है। देखिए ना, आज हम सिर्फ डिफेंस के अंदर हमारे 18 सेंटर हैं, 4 सेंटर हमने बनाए हैं डिफेंस थाने के अंदर, एक गिजरी के अंदर, एक साहिल के अंदर। ये 4 सेंटर में हमने बनाए जिसमें 650 कैमरे लगाए। अब वहाँ का स्ट्रीट क्राइम आप देखें 70% कम हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिर्फ ये होता है कि जब आप ओनरशिप लेते हैं शेयर की, तो शेयर तरक्की करता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मैं इस बात को थोड़ी सी मुराद सोनी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। अक्सर हम ये कहते हैं कि जी मेरे एक से करने से क्या होगा, जब तक सोसाइटी नहीं करेगी, सोसाइटी कौन है, हम सब मिलकर हैं तो कतरा कतरा दरिया बनता है। तो हमने शुरुआत जो करनी है वो अपने आप से करनी है। सबसे पहले आपने फैसला करना है कि मैंने जो है वो कोई ऐसा गलत इक़दाम नहीं करना जिससे सोसाइटी को नुकसान हो, किसी को तकलीफ़ हो। जैसे सफाई की बात मुराद साहब ने कही कि हम घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी से कचरा फेंक रहे होते हैं, घर से कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं। अभी हम अगर कुर्बानी की बात कर लेते हैं तो हम इतने महंगे महंगे जानवर लेकर आते हैं, और जब आलाइशों की बात होगी तो वो गलियों में, क्योंकि वो जो खून होता है वो बहुत जल्द जो है ना, वो आप देखें उसमें जरासीम फैल जाते हैं, और वो फिर जरासीम आपके घरों तक भी आते हैं। तो हमने आज ये ऐद करना है, फैसला करना है कि कुर्बानी के फ़ौरन बाद हमने आलाइशों को सही ठिकाने लगाना है, और जो भी इंतज़ामिया उनसे ताउन करना है, और उनके साथ आपने उसको सही जगह पर पहुंचाना, ताकि सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। तो जहां बात कर रहे हैं बिज़नेस की, सोशल एक्टिविटी की, वहाँ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि दीन और दुनिया को हम साथ लेके चलें। तो महमूद रशीद साहब, आज हम कौन सी नात सुना रहे हैं? शाह साहब, हज का जो महीना है, हज चल रहा है, हुज्जाज कराम इस वक्त अल्लाह के हुजूर सब जमा हैं, तो इसी हवाले से बहुत ही एक खूबसूरत कलाम है सबीर रहमानी साहब का, उसके 2 अशार पेश करते हैं। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करो,
जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए बरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल ये शहर दिखा मुझको। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल ये शहर दिखा मुझको। हर साल करूं मैं तौफे हरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम। मान अल्लाह। महमूद रशीद साहब जब भी नात पढ़ते हैं, यकीन करें रूह तारी हो जाती है, समा बांध देते हैं। और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इनको बहुत अच्छी आवाज़ से नवाजा है। हसाम, आप भी हमें नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइए। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना। ताजदार हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मैं गुलाम अहमद, मैं सगे आस्तान मोहम्मद को, मैं सगे आस्तान मोहम्मद। काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, और दौलते इश्क से दिलगनी है, दौलते इश्क से दिलगनी है। मेरी किस्मत है रश्क सिकंदर, मेरी किस्मत है रश्क सिकंदर। मिदहत मुस्तफा की
बदौलत मिल गया है मुझे खजीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। तो हमारे टैलेंट यूथ में अगर हम देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, कमी नहीं। और सिर्फ उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। तो मॉर्निंग स्पॉट हमेशा कोशिश करता है कि यूथ को आगे लेकर आए, और आपने देखा माशाल्लाह आसाम साबरी ने माशाल्लाह क्या आवाज़ है माशाल्लाह आपकी भी माशाल्लाह। हम दुआ को अल्लाह ताला आपको आगे भी तरक्की दे, आगे लेके जाए। तो अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप में जज्बा है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आगे लेके जाने का, तो आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी एक मजबूरी होती है कि वक्फा में लेना होता है, तो एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं और दोबारा बातचीत का आगाज़ यहाँ से करते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Morning Spot. वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि हम हज के हवाले से भी बात कर रहे हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम सुन रहे थे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम नासिर पटेल साहब से बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि हज के लिए आपके पास पैसा हो तो आप हज पे जा सकते हैं। ये सादत के लिए आपने नीयत करनी होती है। तो जो लोग भी हज की शहादत हासिल करना चाहते हैं, उम्रे पे जाना चाहते हैं, तो वो बस अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, नियत करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी ये शहादत नसीब होगी। और वैसे भी नासिर भाई हमने देखा कि ये मौत मैयत शादी ब्याह भी ये अल्लाह ताला काम अपने हाथ में ले लेता है, गैब से काम हो जाते हैं। हमने देखा ऐसी शादियाँ, गरीब लोग जो कहते हैं कि ये हम अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं और उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला गैब से कर देता है। ऐसे ही हज की हम बात कर रहे थे कि आप सिर्फ नियत करें तो आपको शहादत इंशाअल्लाह ताला मिल ही जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो हज पे नहीं जा सके। तो आप कोई हज का ऐसा कोई वाक़या जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहें नाजरीन से, तो वो मैं चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, उम्रा और हज करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ नीयत की ज़रूरत होती है और अल्लाह ताला की तरफ से बुलावे की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बिल्कुल। लोग जो कहते हैं पैसा है वो पैसे वाला ही हज करता है और उम्रा करता है, मैं उसको कहूँगा कि ये नहीं, ऐसा नहीं है। हम उम्र और हज माशाल्लाह मैंने 2 हज किए और उम्रे भी मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने किए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब से होश संभाला है तो उस वक्त हमने उम्रे वालिदैन को भी कराए हैं और हमने खुद भी किए हैं, और जितना हो सका है हमने तो लोगों को भी। हम ऑफिस में हमारे हर साल एक टोकन खुलता था उम्रे के लिए, किसी एक आदमी को हम भेजते थे, खुश होते थे सब। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी मुझे बोलता है कि आप जो मेरी जो एक टोकन जो खुलेगा उसमें आप मुझे 2 टिकटें दे सकते हैं। तो मैं अपने वालिद, वालदा और अपनी दादी को साथ भेजना चाह रहा हूँ। दादी के लिए मैं करूँगा, एक आप कर दें। तो मैंने कहा तुम नहीं जाओगे? बोलता नहीं, ये चले जाएंगे तो बहुत कुछ समझेंगे मेरे लिए हो गया। मैंने कहा ओके ठीक है। अब इसका वालिद आज तक कभी कहीं नहीं गया, एक घर के अंदर कमरे में बंद है। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम उम्रे के लिए जाएं सऊदी अरब, हमें वहाँ मौत आ जाए। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें वहाँ तदफीन किया जाए। तो मेरे पास 2 वाक़ये हैं जो ये चाहते हैं कि हमें वहाँ तदफीन किया जाए और मौत हमें वहाँ आए। तो हमारे दोस्त की एक खाला है, वो हर साल 4-5 मरतबा जाए। एक बार मैं उनके साथ चला गया था,
दोस्त के साथ जाके, तो वो बहुत सख्त बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई। हम देखने के लिए भी गए, हमने कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो दुआएं की तो वो ठीक हो गई, वापस पाकिस्तान आ गई। इसी तरीके से वो मुसलसल ये इस तरह करती थी, वहाँ पे बीमार हो जाती थी और अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करके वापस यहाँ भेज देता था। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन फिर इसी तरीके से वहाँ हुआ, हम खुद भी मौजूद थे। तो फिर दोबारा सेहतयाब हो के यहाँ आई पाकिस्तान, और यहाँ आते ही फिर इनका इंतकाल हो गया, या तारिक रोड कब्रिस्तान में उनको तदफीन की गई। तो अल्लाह के काम तो अल्लाह ही जाने। तो अब वो जो दोस्त, जो वो मेरा ऑफिस का जो जिसने गुजारिश की थी आपसे, वो जो उसका वालिद ये गए उम्रे पे रवाना हुए, मक्का पहुँचे, उम्रा अदा किया तीनों ने। फिर इसके बाद मक्का से मदीना रवाना हुए। मदीना रवाना जब हुए तो उस वक्त इनके वालिद की तबीयत ख़राब हो गई। अब वो फिर इसके बाद मदीना मुनव्वरा में हॉस्पिटलाइज हो गए। वहाँ जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ इनकी फैमिली ने उसको फ़ोन किया होगा, अपने बेटे को, बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि वहाँ तबीयत ख़राब है, आप पता तो करें आखिर क्या है। वो मेरी अम्मी और मेरी दादी परेशान हो रही हैं। कुदरती वहाँ पे मेरे कुछ लिंक थे, मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कहा, वो देखने के लिए गया। उसने देख के, पोजीशन देख के मुझे बोलता है, नासिर भाई ये तो मामला अच्छा लग नहीं रहा है और समझ नहीं आ रही है, यहाँ डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है। मैंने कहा अच्छा, मैं खामोश रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वही 3-4 घंटे के बाद इसके बेटे का फ़ोन आया कि मेरे वालिद का तो इंतकाल हो गया। ओहो। तो रोना धोना शुरू सब कुछ। मैंने उसको फ़ोन मिलाया, ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा तू रो क्यों रहा है, यहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ हमें हमारी मौत हो जाए, और अगर मैं कोशिश करूं कि आज जुमेरात का दिन है, कल जुमे की नमाज में इनकी नमाज जनाजा हो जाए और इनको जन्नतुल बकी मिले तो तू क्या करेगा। तो बोलते हैं, मैंने कहा ये मैं ऐसे मेरे मुंह से निकल गया है, कोशिश तो की जा सकती है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो उसको कहीं लेके जा रहे हैं। मैंने कहा तू सब छोड़ दो ना, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर शायद ऐसा हो जाए तो अल्लाह अगर मेरी बात को कबूल कर ले तो इससे बड़ी सादत फिर मैंने क्या फ़ोन मिलाया, इनकी वालदा से बात की, दादी से बात की, और अपने उस दोस्त को बोला कि जो मैंने उसको बोला है ऐसा हो सकता है। बोलता है मैं कोशिश करता हूँ। सारे इंतज़ार में थे कि अब क्या होगा। तो वहाँ से फिर नमाज जनाजा हुआ, वही हुआ जो मैंने कहा था। जुम्मे की नमाज में नमाज जनाजा हुआ और इसको तदफीन भी जन्नतुल बकी। क्या बात है। और उसके बाद जो उनके चेहरे की रौनकें थीं, और फिर वहाँ आने के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे। जब यहाँ आए उस वक्त से लेके अब तक वो जहाँ भी मिलते हैं वो इतने लोग जमा हो जाते हैं मेरे पास, इनके रिश्तेदार और सब, कि वो खुशी अंदर से जो खुशी मिलती है ना, उनको भी मिली और हमें भी मिली। क्योंकि आखिरत तो वही है ना, और इतनी बड़ी नेमत कि वो मतलब जन्नतुल बकी में उनको जगह मिल गई। जैसे अभी मैं वही चीज़ दोबारा चाहूँ तो वो पता नहीं वो होगी नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की जो कैफियत है, वहाँ मदीना मुनव्वरा हो या मक्का हो, आप वहाँ पे जो सोचेंगे ना थोड़ी देर के बाद वो हो जाएगा। ऐसा ही है। हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, हम मदीना मुनव्वरा में इफ्तारी के लिए मैं बैठा हुआ था। वहाँ पे सारे लोगों को सारी चीज़ें सब दे रहे थे। वो दही भी रखते हैं, सुफरा लगता है, सुफरा लगता है, रोटी, ड्राई फ्रूट, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ रख देते हैं। एक ऐसी ब्रेड थी, एक करक थोड़ी सी थी, वो सबको मिली, मुझे नहीं मिली। वो और मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। अब मैंने अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उसको बोलूँ मुझे दे दे, इसको बोलूँ मुझे दे दे। थोड़ी देर में आपके पास। अब मैं सोच रहा था, इतनी देर में भी एक आदमी आया, एक पूरा ब्रेड लेके, यही वाली पूरी फुल लेके आ गया मेरे पास। अभी मैंने सिर्फ सोचा। इसी तरीके से मक्के में भी हम जो भी अच्छा सोचते हैं वो होता ज़रूर है, ये मुझे उस पर यकीन है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोगों के मुंह से मैंने हमारे साथ भी हुआ ही है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। क्योंकि हम भी एक दफ़ा रमज़ानों में गए थे, तो हम सहरी कर रहे थे, तो बहुत सारे सालन हमारे सामने आए। तो ऐसे दिल का कि यार दाल अगर हो जाए तो यकीन माने थोड़ी देर में दाल में बंदा देख के चला गया।
अल्लाह का वाकई ये बड़ी हमारा कामिल यकीन है इस पर। वो सुनते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं। हम चाहते हैं हम यहाँ से गुजरें, यहाँ जाएं, वो जगह पहुँच जाएं। अब तो रियादुल जन्ना में जाने के लिए वो जो सिस्टम उन्होंने बिठाया उसमें काफ़ी लोग रह भी जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो उस वक्त भी बिल्कुल ही हमें ऐसा लगता है कि अब तो होगा ही नहीं, अब तो जा ही नहीं सकेंगे। लेकिन हम सोचते हैं, दिल से सोचते हैं कि हमें जाना है। जी बिल्कुल ऐसे तो ही वो है। ऐसे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं कि जाओ भाई जल्दी भागो, वो हो गया आपका। माशाल्लाह नासिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की। हम चलते हैं मुराद सोनी साहब की तरफ। मुराद साहब, सीपी के माशाल्लाह बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कराची के लिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं कि आपने सोचा कि क्लीन कराची हो, ग्रीन हो, सेफ हो, तो इस पे माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। अभी भी आप देखें कि जराइम हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें क्यों ना हम कराची के लोगों को इसका मेंबर्स बनाएं। आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि आवाम कैसे अपना किरदार अदा कर सकती है आपकी इस एसोसिएशन के साथ? जी देखिए, पहली तो बात है जितना भी हम काम कर रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि नासिर भाई जी जिस तरह हमारे मेंबर, हमारे पास 150 मेंबर हैं इस कराची के बिजनेसमैन। उसमें सिर्फ हमारे पास ये है कि आप समझें कि अजीज़ाबाद के छोटा दुकानदार से लेकर और एक अरबपति भी हमारा मेंबर है। अच्छा, ये जो अपनी मदद आपके तहत जो हम काम कर रहे हैं ना, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है एक पैसे का, फाइनेंस का। अच्छा, हमारा काम करने का तरीका ये है कि हम फाइनेंस को हाथ लगाते ही नहीं हैं। जैसा कि नासिर भाई भी है, जब हमारे साथ है तो नासिर भाई को हमने कहा नासिर भाई यार ये हमें जो है ना एक प्रोग्राम करना है, हमें 10 स्क्रीन चाहिए, हमें यार ये 10 कैमरे चाहिए। तो नासिर भाई बोला ठीक है, वो लगेगा उसी इलाके में जहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया। क्योंकि ये हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं तो कराची को देखते हैं, तो एक होता है इस इलाके वाइज, उस इलाके को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देखिए हम हुकूमत की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे ना। जी बिल्कुल, अपने हम मदद हुकूमत, आपके हाँ। तहत। तो उसमें क्या है कि वो बिजनेसमैन हमारे पास इस वक्त भी 6 सेंटर ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप आएँ और लगाएं। देखिए अब हमने यहाँ से कराची से हट के CPK का नाम है कम्युनिटी पुलिसिंग फॉर कराची। अब हैदराबाद के लोगों ने भी हमें बहुत इसरार किया, अब हमारा हैदराबाद में बन गया। माशाल्लाह। मैंने 2 महीने पहले हमने हैदराबाद खोला। बहुत जल्द सिंध का एक और शहर है उसमें भी हम जा रहे हैं कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये सिस्टम हमारे यहाँ पे आप डेवलप करें। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर ये जितनी भी हम बिज़नेस की बात करते हैं, कराची के अंदर अगर अमन होगा, आपके मुल्क में अगर अमन होगा तो कारोबार होगा। अमन नहीं होगा, इसके साथ पहली शर्त यही है। शायद माओ ज़ेडुंग ने अब चाइना में कहा था कि तुम मुझे अमन दे दो, मैं तुमको वर्ल्ड आपको पावर बना दूंगा। एक ही बात हुई। तो इसी तरीके से इस शहर में जब अमन होगा तो इस मुल्क में अमन होगा। सर यहाँ आपकी थोड़ी सी मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कराची जो है वो हमारे मुल्क का जो रेवेन्यू है उसका मोर देन 60% जनरेट करता है। तो हमारी हुकूमत क्यों नहीं इस पे, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी पे तवज्जो देती है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस पे हमें जैसे कि आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे तो ये हमारा रेवेन्यू और बढ़ सकता है, लोगों को नौकरियाँ मिल सकती हैं, टर्नओवर बढ़ सकता है। तो इस पे हुकूमत से आपकी कोई बातचीत नहीं होती? देखिए मैंने आपका साहब इक़्तिदार जितने भी है ना उन सबको पता है कि ये कि किस चीज़ की नीड है। मैं अगर आंखें बंद कर लूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन हर एक को पता है कि देखिए यहाँ पे शहर, मैंने कहा ना हम सिंपल सी बात करते हैं कि मोहल्ला डेवलप होगा तो शहर डेवलप होगा। बिल्कुल ऐसा ही आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि शहर डेवलप हो जाए मोहल्ला डेवलप नहीं हो ही नहीं सकता ना। देखिए रोज़गार है, चीज़ें हैं। और मैंने आपसे इसीलिए हमने क्या है कि पूरा जो हमारा जो प्रोग्राम किया हुआ है कि पहले तो ओनरशिप लें। देखिए पब्लिक के अंदर बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी हमने जो कम्युनिटी पुलिसिंग बनाई तो आप 1-2 मिनट के लिए इमेजिन करें ना कि नाज़िमाबाद में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में लोकल कम्युनिटीज़ थाने में 10-15 लोग वहाँ के मौजूद शरीफ बैठे हुए हैं, तो थाना कब आएगा? नहीं, ऐसा ही है। थाना बोलेगा यार ये तो लोकल लोग बैठे हुए हैं। अब वो तो किसी को मिसाल पकड़ लाना भी जाते हैं, किसी के साथ जाते कैसे करेंगे? वही मोहल्ले के लोग हैं। फिर हमारा स्ट्रक्चर भी ऐसा बना हुआ है ना कि हमारा जो थाना लेवल है वो DSP लेवल तक के साथ मीटिंगें कर रहा होता है। बिल्कुल। इसके ऊपर जो है वो SSP रैंक तक करता है। फिर DIG और एडिशनल हिसाब से मैं खुद बात कर रहा था। तो एक इस चीज़ को पता है कि ये एक लिंक है पुराना कि बात आगे तक जाएगी, कहीं गैप नहीं है।
फिर दूसरी बात है कि हम सोशल एक्टिविटी ज़्यादा है, हम हर जगह जाते हैं, चाहे वो मीडिया हो। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे इसी काम को देखते हुए कराची प्रेस क्लब जो है उन्होंने हमें लाइफ टाइम मेंबरशिप दी हुई है। हम वहाँ जाते हैं, एक गैदरिंग में बैठते भी हैं, तो लोगों को पता है कि ये कोई चीज़ गलत होगी तो गलत चीज़ को तो सपोर्ट करने की ताकत रखता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब तो एक आवाज़ है ना, तो हम तो यही एक बात है कि जब आप में यूनिटी होगी तो काम होगा। जब आपके अंदर देखिए, हम सियासतदान तो नहीं है, ना हमें बनना है, ना हमें MA बनना है, ना MPA बनना है, ना गवर्नर बनना है, ना या वज़ीर आला बनना है, हमें तो कुछ बनना ही नहीं है। हम तो सोशल वर्क डे 1 से कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। सियासत में भी हिस्सा लेना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा फोकस होना चाहिए कि इंसानियती खिदमत, उसी को फोकस करके चल रहे हैं हम। नहीं माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप गैर सियासी, क्योंकि कभी कभी आप सियासत में आते हैं ना तो आप पे एक धब्बा लग जाता है कि जी आप तो फला पार्टी के भी आप पे ये बात कर रहे हैं। और जो सोशल वर्कर तो होते हैं माशाल्लाह, जैसे आप काम कर रहे हैं, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं बल्कि आप लोगों के लिए जी रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। नासिर भाई, आपका क्योंकि इम्पोर्ट का स्पेशली काम है, क्योंकि पल्सेस का, दालों का, लोबिया, चना, इन सब का काम करते हैं, तो हम पिछले शो में भी एक दफ़ा बात कर रहे थे कि जो हमारे बैरून मुल्क सफ़ीर होते हैं वो बहुत सारी ऐसी एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो हमारे ताजिर जाएं और अपनी प्रोडक्ट को ट्रेड कर सकते हैं कि वहाँ से हमें क्या चीज़ चाहिए और यहाँ से हमें क्या चीज़ वहाँ भेजनी चाहिए। तो थोड़ा सा कारोबारी मामला पे मैं चाह रहा हूँ आपका थोड़ा सा मौक़िफ़ सामने आ जाए। अच्छा शाह मोहम्मद, ऐसा है कि हम 35-40 साल से इस कारोबार में हैं, दालों के कारोबार में हैं, और हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल हर नए मुल्क के अंदर। इस साल अभी हमारी अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। इसी तरीके से हर साल ये जो आप बता रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सिर्फ दालों का काम करने वाले लोग, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स सब एक जगह जमा होते हैं। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है और हम उसमें जाते हैं और ये सिलसिला चल ही रहा है काफ़ी सालों से। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो, जैसे ऑस्ट्रेलिया से काला चना हमारा आता है जिसकी हम दाल खाते हैं, कनाडा से भी काला चना आता है, तंजानिया से भी आता है, काबुली चना जो सफ़ेद चना जो होता है वो भी हमारा कनाडा से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, अमेरिका से आता है, बर्मा से आता है। मसूर की दाल जो हम खाते हैं, लेंटल्स जिसको बोलते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वहाँ से आती है। माश की दाल जो आप बहुत टेस्ट लेते हैं उसका, बिल्कुल काली जो उसकी सफ़ेद दाल बनती है वो बर्मा से आती है। अच्छा, हमें ये चीज़ें नहीं पता, यकीन करें नाज़रीन को भी नहीं पता होगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। जी कंटिन्यू। ये बर्मा से आती है। और लोबिया जो है, लाल लोबिया, पहले चाइना से बहुत आता था, अब ब्राज़ील से आता है, तंजानिया से आता है। इसकी वजूहत ये है कि हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, आज से 25-30 साल पहले काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे हम। अब इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं 80%, 70-80% हम इंपोर्ट करते हैं, 20% हमारे पास जो है अपनी पैदावार है। चना जो है, काला चना, वो 70% 7 लाख टन खाया जाता है, हमारे कंजप्शन है, हमारे पाकिस्तान की हमारी कंजप्शन है। और हम जब एक्सपोर्ट करते थे तो 14-15 टन हमारा मिलियन टन हुआ था क्रॉप जो हमने एक्सपोर्ट किया था। अब हमारी जो पैदावार है वो आ गई है 2-2.5 लाख टन पे। अच्छा, दुनिया में पैदावार लोग बढ़ा रहे हैं, हमारी पैदावार कम हो रही है, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है कि एक तो वेदर प्रॉब्लम आ गया है, दूसरा हमारे जो सहूलियात हम जो देना चाह रहे हैं किसानों को हम दे नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ बातें ज़्यादा कर रहे हैं। और रकबे जो है हमारे कम होते चले गए हैं, आबादी के लिहाज से रकबे कम होते गए हैं, और ये सारी वजूहत हैं। तो उसके लिए जब हमारा शॉर्टफॉल है, जो 5 लाख टन का अगर हमारा शॉर्टफॉल है, तो हम वो ऑस्ट्रेलिया से काला चना मंगाते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि उसमें भी जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो मंगाते हैं, तो लोग उसमें, हम जो इंपोर्टर्स हैं वो इतना नहीं कमाते हैं, नहीं कमा पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें 3.5% ड्यूटी है हमारी, और
0.5% जो है वो सेल्स टैक्स है, ये टैक्स है, ये कलेक्टर टैक्स है, सेल्स टैक्स नहीं है हमारे इस पे, दालों पे, फूड पे नहीं है, फूड मतलब, पे नहीं है। जी। तो अब इसके अंदर लोगों को छूट है कि जितना भी मंगा लो। इसका एक बैरोमीटर होता है ना, प्लांट प्रोटेक्शन में आईपी बनती है, इंपोर्ट परमिट बनती है, जो कि उसके बगैर वो माल आपका नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, बिल्कुल। तो उस पर कोई लगाम तो है ही नहीं। हर आदमी कंपटीशन में जहाज़ भी मंगा लेता है, कंटेनर्स भी मंगा लेता है, और यहाँ आके फिर वो नुकसान करते हैं। अगर वो एक लिमिट हो कि हमारी इतनी खपत है और हमें इससे ज़्यादा मंगाना नहीं है, तो हर आदमी खुशहाल भी रहेगा, कंपटीशन भी नहीं रहेगी, तो वो उसका बैरोमीटर है ही नहीं। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, तो हर आदमी कमाएगा। क्योंकि देखिए जब आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको नुकसान होगा जी, ना, जी, बिल्कुल। क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उसको Exactly. कंट्रोल गवर्नमेंट का काम है। जी, इसी तरीके से अब देखें, हम मंगाते हैं कंटेनर्स की सूरत में, फिर वो पूरी सप्लाई, जोरिया बाज़ार जो है एक हब है हमारा, वहीं से पूरा कराची सप्लाई होती है, फिर वहाँ से स्टोर्स में जाता है माल। आपकी ये जो है किफ़ाया है, इम्तियाज़ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका तो जो रेट है, और आपकी वो तो बेगमात fix है। सब लेके चली जाती हैं, जो भी पैसे होते हैं क्रेडिट कार्ड दे के, कितने की क्या चीज़ है, कहाँ से आई, कोई पता नहीं है, ऐसा ही है। तो उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और हमारी जो मार्केट है उसमें कंटेनर्स की सूरत में माल बिकता है, तो वो माल रोज़ आता है, एक्सिस आता है, तो उनको बेचना ही बेचना है, तो वो नुकसान उठा लेते हैं। और फिर ये लोग इसको ठीक करने की ज़रूरत है, जो हमारी सुनवाई नहीं है। कितनी दफ़ा ये बातें की गई हैं, आगे तक पहुंचाई गई है, वो सुनने के बावजूद भी कोई सुनना नहीं चाहता। मतलब सालाना एक लिमिट हो जाए कि भाई इससे ज्यादा जो है ना आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल चीजें हो सकती हैं। ऐसा ही है। तो ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, तो हमारी हुकूमत को जो है समझना चाहिए, ताकि तिजारत, देखें, एक बिजनेसमैन अगर फलेगा फूलेगा तो यूँ समझ ले कि हुकूमत भी फलेगी फूलेगी। क्यों कि आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बिजनेस से ही होता है। और मैं हमेशा ये गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि आप टैक्सेस बढ़ाने की जगह टैक्सेस को कम करें, आपका रेवेन्यू कम नहीं होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। उससे होगा क्या कि आपका टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग के साथ पता नहीं कितने वेंडर जुड़ते हैं, और जब वेंडर सप्लाई करते हैं, चाहे वो पार्ट्स हो, कुछ भी चीज़ हो, उस पर टैक्सेस होते हैं। उससे सबसे बड़ी चीज़ एक तो ये होती है कि लोगों को रोज़गार मिलता है। तो बात को और आगे बढ़ाएंगे, और मैं नाज़रीन आपको एक चीज़ ख़ास तौर पर और भी बताना चाहता हूँ कि जब हम मॉर्निंग शो ये शो शुरू कर रहे थे, तो हम एक आइडिया लेके मार्केट में गए और कॉरपोरेट सेक्टर में गए जी जी कि सर मैं एक शो शुरू करना चाहता हूँ, और इससे एक हमारे सोसाइटी में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहते हैं कि हम यूथ को वीमेन एम्पावर करना चाहते हैं, हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी में जाना हुआ, जी जी तो वहाँ उनकी सलाहियतों को देखकर मुझे वहाँ हुआ कि हमें डिसेबल्ड लोगों को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो मैं कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में गया, मैंने कहा सर ये हम शो करना चाहते हैं और हमारा मंथली एक्सपेंस ही है, इसमें आप हमें स्पॉन्सर करें। तो उन्होंने कहा जी आपकी टीआरपी क्या है, जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होता है। हाँ टीआरपी। तो मैंने कहा सर अभी तो हमने ये शुरू ही नहीं किया प्रोग्राम के, तो इसकी रेटिंग तो जब हम शुरू करेंगे तो आएगी। तो उन्होंने कहा जी अच्छा जब आप शुरू करेंगे तब बताइएगा। तो मैं नासिर भाई के पास भी गया। आप यकीन करेंगे नासिर भाई ने जिस तरीके से सपोर्ट किया कि यार आपका आइडिया इतना ज़बरदस्त है और आप माशाल्लाह सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, यूथ को कुछ करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, आप अपना प्रोग्राम शुरू करें। तो आज जो ये प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है, इसमें नासिर भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है मैं कहूँगा। तो नासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट करना चाहूँगा ऑन ईयर आपको कि आपने जिस तरीके से माशाल्लाह बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हैं। ख़ासतौर पर मेमन कम्युनिटी की बहुत सारी एसोसिएशन में आप हैं, कराची ग्रोसरी होलसेल मार्केट से आप वाबस्ता हैं और बहुत सारी एसोसिएशन से वाबस्ता। माशाल्लाह आप जितना खिदमत खल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका अजर आपको इंशाल्लाह देगा। तो हम चलते हैं, क्योंकि बात जब दीन और दुनिया की हो रही हो तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो महमूद भाई आप क्या सुनाएंगे आज? नया कलाम है, उसके 2 अशआर पेश करता हूँ। इश्क़ अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना
चाहिए, इश्क़ अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, जो ने देखा करे वो चश्मे बीना चाहिए, और बहरे हक आले पैगंबर साका चाहिए, बहरे हक आले पैगंबर साकरीना चाहिए, ऐसे मरना चाहिए और इस तरह जीना चाहिए, ऐसे मरना चाहिए, इस तरह जीना चाहिए। मुझको अंबर क्या करूं ऐ दोस्त खुशबू के लिए, मुझको अंबर क्या करूं ऐ दोस्त खुशबू के लिए, मुझको रुख सारे मोहम्मद का पसीना चाहिए, मुझको रुख सारे मोहम्मद का पसीना चाहिए। और इस नात का बहुत ही खुशी है कि उनके संगे आस्था पे रख के सर रोता रहूं, उनके संगे आस्था पे रख के सर रोता रहूं, ऐसा दिन और ऐसी शब ऐसा महीना चाहिए, ऐसा दिन और ऐसी शब ऐसा महीना चाहिए, इश्क़ अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, जो ने देखा करे वो चश्मे पीना चाहिए, इश्क़ अहमद चाहिए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह से। जी हसाम साबरी, आप कौन सा नात मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना रहे हैं? मदीने के हवाले से बहुत खूबसूरत कलाम आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने
मुझ खताकार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, ज़िंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नासिर भाई, ये एक वो नौजवान है आपके सामने बैठा हुआ जिसको हमने मौका दिया कि चैनल पर आए और अपनी काबिलियत को जो है आप उजागर करें, और आपके सामने माशाल्लाह क्या कलाम पढ़ा है इन्होंने। तो ऐसे हज़ारों नौजवान हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो को बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक रवायत है कि हम जो मशहूर व मारूफ होते हैं उन्हीं को कंपनी ऑन करती है, चैनल भी उन्हीं को ऑन करती है। ये रिस्क नहीं लेते वो लोग कि जी आप नौजवानों को या नए लोगों को लागे बिठाएं, क्योंकि आपको रेटिंग चाहिए होती है, आपको शोहरत चाहिए होती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने शेयर किया था, और नासिर भाई ने खुद तो हमारे साथ ताउन किया ही। तो जब इनके ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक मेहर अल्लाह देता कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी है जी, वो बैठे हुए थे, उनके ऑनर अल्लाह देता साहब। इन्होंने उसको कहा कि जी ये शाह मोहम्मद हैं, एक अच्छा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, मैंने कॉन्सेप्ट सुन लिया और आपने इनके साथ ताउन करना है। उन्होंने कहा जी ठीक है नासिर भाई, आपने कह दिया तो बताएं मुझे क्या देना है, मैं साथ में आपके हाजिर हूँ। तो मैं वो बात को थोड़ी सी आगे बढ़ा रहा था नासिर भाई कि अभी अरशद नदीम नेज़ाबाद जो हमारा पाकिस्तान का है, जी, तो जब मैं अक्सर उसका जिक्र इसलिए करता हूँ कि उसने जब स्टार्ट किया तो उसके पास कुछ भी नहीं था, इवन नेज़ा ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। सही है। उसने प्रैक्टिस, वो एक लकड़ी ली, उसको छीला, तराशा और नेज़ाबाजी शुरू की। जब वो नेज़ाबाजी में पार्टिसिपेट करने गया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जीत गया, उसको मेडल मिल गया। तो हमारे ब्रांड बड़े बड़े उसको जो है ना वो आज सही बात है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लाखों लोग पाकिस्तान के अंदर यूथ मौजूद है कि अगर हमारे थोड़ा सा भी कॉरपोरेट सेक्टर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, हुकूमत सपोर्ट कर दे, तो हम पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। हम इस पे थोड़ा सा सर मैं आपसे चाहूँगा कि अपना मौक़िफ़ दें, फिर आपसे भी चाहूँगा। जी नासिर भाई। जी बिल्कुल शाह मोहम्मद, आपने बिल्कुल सही कहा इस बात को, क्योंकि अब यूथ जो है, हमारी जो नई जनरेशन है, उसके अंदर काफ़ी पावर है आपके सामने बैठा हुआ देखो, और बहुत समझदारी भी है और इनके पास इल्म भी है माशाल्लाह। तो इसको हम जैसे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि नहीं मिलती। जिस जगह सपोर्ट होनी चाहिए वहाँ नहीं जा रही है। आपने जैसे बताया नात ख्वां
यहाँ पे तो ऐसे ऐसे भी हैं जो कि उनको लाखों रुपए देकर भी ढूंढना पड़ता है, ऐसा है बिल्कुल। लाइन में लगना पड़ता है। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो भी उस काबिलियत के हैं लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें जो है पूरी सपोर्ट भी करनी चाहिए, हमें थोड़ा आसपास देखना भी चाहिए जो हम नहीं देखते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इनके अंदर बहुत सच बोलें और काम उसी का होता है जो काम करता है, काम उसका ही नहीं होता जो नहीं करता है। बिल्कुल सिंपल यही फार्मूला ऐसा ही है। आपने बड़ी अच्छी बात की नासिर भाई। मुराद सोनी साहब, मैं भी ये चाहूँगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी यूथ को सही यूटिलाइज करें। देखिए, हमारी जो सबसे एक अच्छी खूबी पाकिस्तान की जो है ना, वो मैं आपको बताऊं कि हमारा 60 to 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पर मुश्तमिल है। बिल्कुल सही है। और हमारी यूथ आजकल जो है वो आप यूँ कहें कि भटकी हुई है। भटकी हुई है, सही है। अगर उसको हम राइट डायरेक्शन पे ले आएँ, और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल सही है कि हम उनको अवेयरनेस दें। क्योंकि देखें, अवेयरनेस की कमी है ना, कमी है। जैसे आपने हाँ। ये जो CPK बनाई तो इसमें अवेयरनेस आई लोगों को, और आपने क्लीन की बात की, ग्रीन की बात की, सेफ सिटी की बात की। ऐसे हमारे यूथ को अगर हम ट्रैक पर ले आएँ तो वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपका जी। मौक़िफ़। देखिए, हमारे यहाँ पता क्या है कि टैलेंट को कोई देख ही नहीं रहा है। आप देख लीजिए कि जितने भी हमारे खेल है, जो हमारे कौमी खेल है, हॉकी जी, जवाल पजीर है। अच्छा, क्या वजह है इसकी? तवज्जो नहीं है। नहीं सर, तवज्जो की नहीं है, सिफारिश है। टैलेंट नहीं, सिफारिश है। जहाँ पे सिफारिश आती है वहाँ टैलेंट अपना दम तोड़ देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक्चुअली इसी तरीके से आप क्रिकेट देख लें, वो हमारा जवाल पजीर हुआ है। सिर्फ क्या है कि सिफारिश है। और हाल ही में हम बांग्लादेश से हार गए। आपका बेटा है वो तो आ गया, नासिर भाई का बेटा जो उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा है, वो इसलिए कि इनकी सिफारिश नहीं है। देखिए, अगर देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि ये समझें कि ये देखिए ये मुल्क हमारा है, हमें यहाँ पे जो है ना ये सिफारिश से आप थोड़ा टाइम तो गुजार सकते हैं, आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। मुझे अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो टेम्परेरी तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके बलबूते पे ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता। ज़िंदगी बसर उस वक्त करूँगा कि जब मैं अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा। अब हम अपने पाँव पे कब खड़े होंगे कि जब हमारे इर्द गिर्द के दोस्त हमें सपोर्ट करेंगे कि अगर वाकई में मुझे टैलेंट है और मैं ये कर सकता हूँ तो उसको आगे लेके जाना चाहिए। ये देखिए एक इबादत भी है और हमें ये करना भी चाहिए। देखिए, अब यूथ भी किसको देखेगी, और यूथ भी उसको देखेगी कि वो हमारे बुजुर्ग को साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हम जितने भी लोग हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, एक कॉस्मेटिक्स वाली बातें हैं कि यार हम बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं कि यार कि इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, वो देखते हैं हमारे फैमिली में तो कोई नहीं है ऐसा कि इसको हम उसको आगे लेके जाएँ कि भाई नासिर भाई हमारे जानने वाले हैं, क्रिकेट बोर्ड के ये भाई यहाँ के बड़े हैं, हॉकी के बड़े हैं। तो हमें इससे निकलना होगा, इस मुल्क के बारे में सोचना होगा। आप इस मुल्क के बारे में नहीं सोचें। मुझे बताइए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया के किस हिस्से में है? बहुत बड़ी सारे मौसम आप इंजॉय कर रहे होते हैं, आप डंकी की चोट पे बोलते हैं कि ये पाकिस्तान मेरा है। सिर्फ झंडा लगाने से, नारेबाजी से मुल्क नहीं चलते हैं सर, प्रैक्टिकल में चलना पड़ता है। और प्रैक्टिकल में जैसा आपने कहा, ये हमारी नेमत है कि हमारे पास 65% यूथ है। यानी आप यूथ को हम इस तरीके से भी आप कर लें कि अगर दूध में से अगर आप क्रीम निकाल दें तो सिर्फ पानी है। तो आपको पता है कि कंटेंट क्या है? दूध का जो कंटेंट है उसका 65% क्रीम होता है, जो सबसे पावरफुल होता है, और उससे अगर क्रीम निकाल दे तो पानी है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास तो 65% दूध की क्रीम है, हमारे पास यूथ है जिसे एनर्जी देनी है, जिसने इस मुल्क को लेकर चलना है, जो हमारे आइंदा आने वाली, देखिए हमारे यहाँ तो वो एक नस्ल दर नस्ल चलता है ना, उनको तो टास्क देना, आपने टास्क देना है। अच्छा, वो अपनी जान मारता है, वो आपका टाइम देता है, आपको पैसा भी दे रहा होता है, आपको सब कुछ कर रहा होता है कि आप सिर्फ उसको जो है ना उसका मकाम दें। हम तो उसको उसका मकाम भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमें ये देखना होगा। देखिए कुछ काम मैंने कहा ना, कुछ काम हुकूमत के होते हैं और कुछ काम सोसाइटी के भी होते हैं। सोसाइटी अपनी अवेयरनेस दे, सोसाइटी भी जो है ना उसको सपोर्ट करे। जो यूथ है अगर सही है तो सोसाइटी का भी काम है। आपने एक जगह दी, आप ना देते, आप भी कुछ सिफारिश को ला के देते, तो आप भी जो काम कर रहे हैं ना, आप एक अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हिस्सा हमारी दुआ है कि आप जिस तरह आपने नात खां को लेकर इसी तरीके से जो भी किसी फील्ड के अंदर है, चाहे वो खेलों से वाबस्ता हो, चाहे किसी और चीज़ से वाबस्ता हो,
उसको आप अगर करते हैं तो सोसाइटी में आज यकीनन ये बच्चे शायद हो सकता है कि पहली दफ़ा आया हो या 2 दफ़ा आया हो, लेकिन जब आप मुसलसल इसको जब टाइम दे रहे होंगे, आप जैसे और भी बहुत सारे चैनल दे रहे होंगे, तो यकीनन इस तरह के यूथ जो है ना उसको लाना एक इबादत भी है और इस हमारे मुल्क की बेहतरी भी इसी में है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और हम सर आपको बताना चाहूँगा उमरान साहब कि हम गाय बगाए हर शोबे से यूथ को आगे लेकर बिल्कुल आते सही हैं। है। हम तो कहते हैं कि आप में जो भी सलाहियत है कुछ करने की है तो आए हमारे शो का हिस्सा बने और अपनी काबिलियत को दिखाएं और लोग फिर देखेंगे कि यार वाकई हमारे यूथ में कितना टैलेंट है। तो इमरान साहब क्योंकि टाइम की बहुत कमी है तो मैं चाहूँगा लास्ट में आप अपना कोई एक मैसेज हमारे नाज़रीन को देना चाहें तो। देखिए हम तो कई चैनल्स पे जाते हैं ना, हम एक ही मैसेज देता हूँ जो मुझे दिल को टच करता है। मैं इनको ये कहता हूँ कि खुदा आज अगर हमारा मैसेज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाएं, इसको पानी दें, इसकी देखभाल करें। अगर आप दरख्त नहीं ले सकते हैं तो हमारा फेसबुक पे हमारा पेज है कम्युनिटी पुलिसिंग, आप उसमें आप अपना एक रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको दरख्त देंगे 5 फीट का, 6 फीट का। और अगर आप कहेंगे कि मुझे हमें पूरे मोहल्ले में 100 दरख्त लगाने हैं तो हम 100 दरख्त देंगे। बस शर्त सिर्फ हमारी ये है कि आप पानी दें और देखभाल करें। इस शहर की, इस मुल्क की बका इसी में है कि आप दरख्त लगाएं। बिल्कुल आपने अच्छा मैसेज दिया। मेरे घर के बाद एक क्यारी बनी हुई है जिसमें 20-25 पौधे लगे हुए हैं। मैं सुबह जब वॉक करके आता हूँ तो सबसे पहले उनकी मैं देखभाल करता हूँ, उनकी गुड्डी निकालता हूँ, उनको पानी देता हूँ। नारियल का दरख्त लगा हुआ उसको पानी देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ग्रीनरी हो। अच्छी बात उसको देख के भी अच्छी फीलिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। नासिर भाई सही है। बिल्कुल ऐसा ही आप है। मुझे 20-25 साल से बल्कि 30 साल से भी ज़्यादा से जानते हैं। मैंने भी गुर्बत को बहुत करीब से देखा और आपने भी गुर्बत को बहुत करीब से देखा क्योंकि मैं भी आपको जानता हूँ। आपने तो कभी ऐसा कोई लम्हा आया कि आपने सोचा कि मैं हिम्मत हार जाऊँ, कुछ ऐसा मैसेज आप दें? क्योंकि माशाल्लाह आपने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 2 बातें मैंने और करनी थी। एक तो जो हम टैक्स पे करते हैं, हमारा जो शहर कराची इतना टैक्स पे करता है और हमारे पास वो सहूलतें नहीं हैं। दुनिया में लोग टैक्स देते हैं अपनी पीस ऑफ माइंड को ठीक करने के लिए, उनको वो चीज़ मिलती है। यहाँ हमारी यूथ के लिए ये चीज़ें सहूलतें नहीं हैं। अगर हम जितना टैक्स पे करते हैं अगर वो हमें सहूलतें मिलें तो हम काफ़ी काम आगे कर सकते हैं और हमारी यूथ के लिए भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। अब जैसे मैं गंदम के लिए आपसे बात करने लगा था। हमारी यहाँ पे जो गंदम व्हीट जो है गरीबों की खुराक है, ऐसा ही है। और उसको 30 लाख टन की हमारी क्रॉप हुई है इस साल, जिसमें गवर्नमेंट खुद जो है स्टॉक करती है। 87 रुपये 50 पैसे का रेट इन्होंने फिक्स किया था और ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है उसको ले गया 100 रुपये तक। वो गवर्नमेंट तो ले नहीं सकी। अब वो क्रैक डाउन तो हो रहा है हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो क्रैक डाउन नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल। वो उनके अपने फ़ायदे के लिए क्रैक डाउन हो रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि हुकूमत उस पर नज़रसानी करे, वरना ये अगर इम्पोर्ट हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट 70-75 रुपये है। तो उससे क्या होगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ तो अपना माल बेच के निकल जाएंगे, फिर पीछे जो है वो हमारे जैसे सारे लोग जितने भी हैं वो सारे नुकसान उठाएंगे। जो गरीब लोग हैं वो मज़ीद गरीब हो जाएंगे। तो उसके लिए चाहिए कि सही तरीके से इसको हमें क्रैक डाउन को देखना चाहिए और उस पर सख्ती करनी चाहिए। मेरा ये मैसेज है, क्योंकि गरीबों की खुराक है। और दूसरी बात आपने जो कही उसके लिए जो आपका सवाल था अभी जो आपने कहा यूथ के लिए, यही बात आप कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो मेरा तो पैगाम इनको यही है कि सच बोलें, अच्छे दोस्त बनाएं और मेहनत करें। आईटी की शोबे में भी लोग बहुत आगे निकल गए हैं, बच्चे जितने भी हैं, और हमें उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। और इनकी कामयाबी का राज सच बोलने पे ही है। सच बोलें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने वालिदैन का ख्याल करें। माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया नासिर भाई। लास्ट में ना महमूद भाई मैं चाहूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें सुनाइए, उसके बाद लाज़िमत है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, देखते ही देखते ये 2 घंटे का जो टाइम था ये हमें पता ही नहीं चला और ख़त्म हो गया।
और हमारी कोशिश होती है कि ये 2 घंटे जो हैं हमारे नाजरीन इन्वेस्ट करें, ना कि ज़ाया करें। यकीनन आपने हमारी गुफ्तगू सुनी होगी, हमने दीन और दुनिया की बात की, हमने लोगों को एम्पावरमेंट बात करने की बात की, हमने मुल्क को आगे ले जाने की बात की, हमने लोगों को आगे ले जाने की बात की, हमने आपके टैलेंट की बात की। और इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो अगले मंडे से जो है दोबारा हम प्रोग्राम का अपना आगाज़ करेंगे, एक नए ज़ाविये से, एक नए अंदाज से, एक नए टॉपिक के साथ। यकीनन उसमें कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। जब तक के लिए मैं चाहूँगा कि मैं हमारे जो मेहमान थे इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे मुराद सोनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, महमूद रशीद साहब आपका शुक्रिया, हसाम सावरी आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन जब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। सबका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।